गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने चंचलता और अक्रियता को वीबीटी तथा सीएफटी के आधार पर समझाने की कोशिश की थी, जिसमें अपन ने देखा था कि वीबीटी के अंदर जो संकुलों को दो भागों के अंदर बांटा गया था। एक तो थे D2sp3 वाले संकुल, जिसके अंदर इनर ऑर्बिटल काम आ रहे थे, जिसे अपन स्टेबल कॉम्प्लेक्स या फिर अक्रिय संकुल कहते हैं। दूसरे थे NSNP3 वाले, ठीक है, जिसमें अपन ने देखा था कि इसके अंदर बाह्यतम डी कक्षक काम आते हैं, ठीक है, जिसे अपन चंचल संकुल कहते हैं। उसके पश्चात अपन ने सीएफटी के आधार पर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर लेबलिटी और इनेट को समझाने की कोशिश की थी, जिसमें अपन ने देखा था कि जो T2G और EG के बढ़ने के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। और साथ में जो वैज्ञानिक थे, अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत दिए थे, ठीक है, उनको देखा था। इसको कंटिन्यू करते हैं कि D8 विन्यास वाले धातु आयन मुक्त संकुल की प्रकृति के बारे में वीबीटी और सीएफटी में मतभेद है, ठीक है। D8 विन्यास वाले धातु आयन है, ठीक है, मुक्त संकुल की प्रकृति के बारे में वीबीटी व सीएफटी मतभेद है, मतलब दोनों इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे, ठीक है। D8 विन्यास वाले जो धातु आयन थे, वीबीटी के अनुसार ये संकुल क्या है, अस्थिर होते हैं, जबकि सीएफटी के अनुसार ये संकुल अक्रिय होते हैं, ठीक है। तो D8 एक जो विन्यास वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो एक्सेप्शन के तौर पर यहाँ मौजूद है, जिसको यहाँ पर ना तो सीएफटी समझा पाई थी और ना ही वीबीटी। नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN कहते हैं जिसे। देखते हैं इसमें क्या होता है कि सिडविक के अनुसार संकुल निर्माण के समय केंद्रीय धातु आयन या परमाणु के पास या चारों ओर इतने लिगेंड जुड़ जाते हैं कि धातु आयन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या अपनी निकटवर्ती अक्रिय गैस के समान हो जाती है, अर्थात धातु आयन अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने से स्थायी हो जाता है, ठीक है। तो सिडविक ने ये बताया था कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, वो अपने लिगेंड से चारों ओर से इतना गिर जाता है और उसके इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अपने पास वाली जो अक्रिय गैस है उसके जैसा हो जाता है, ठीक है। अर्थात वो अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण कर लेता है, और अक्रिय गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण करने की वजह से वो अत्यधिक क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। सिडविक ने इसे क्या कहा था, प्रभावी परमाणु क्रमांक के रूप में परिभाषित किया था। किसी भी संकुल में केंद्रीय धातु आयन या परमाणु में स्वयं के इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंडों द्वारा त्यागे गए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग को अपन क्या कहेंगे, प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, एक तो धातु आयन के खुद के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जो लिगेंड डोनेट कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों की जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, प्रभावी परमाणु क्रमांक EN के बराबर। उदाहरण की अगर अपन बात करें ठीक है, EN के, तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन CONH3 का होल 6+3, ठीक है। CO के परमाणु क्रमांक कितना है, 27 है, ठीक है। तो CO+3 का कितना हो गया, 3 डोनेट करने के पश्चात कितना हो गया, 27 - 3 = 24। अब जो 6 लिगेंड हैं, ठीक है, 6 लिगेंड है वो दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो 6 लिगेंड द्वारा डोनेट किए गए कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 × 2 अर्थात 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अतः केंद्रीय धातु आयन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 24 तो उसके खुद के हैं, ठीक है, और 12 उसने किससे ले लिए, लिगेंडों से, ठीक है। और तो टोटल कितना हो गया, 36, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने निकटवर्ती उत्कर्ष गैस अर्थात Kr के बराबर, क्रिप्टॉन के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो CO का EN कितना है, 36। उसी प्रकार अगर अपन Fe3CO12 की बात करें तो Fe3 है, एक Fe के एटॉमिक नंबर कितने हैं, 26, 3 Fe है, ठीक है। तो 26 × 3, ठीक है, और 12 CO है, तो 12 × 2, ठीक है, कितना, 24, ठीक है। तो 24 है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर किए हैं, तो 3 Fe के अंदर हो जाए उसका जो हो जाएगा 78 + 24 + 6 108, ठीक है। तो 108 के अंदर अपन 3 का भाग दें, 3 का भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर Fe कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो 3 Fe हैं तो अपन को एक Fe का निकालना है,
तो 160 के अंदर अगर अपन 3 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 36 है। और 36 किसके बराबर है, Kr के बराबर है। एक अक्रिय गैस उत्कृष्ट गैस क्रिप्टॉन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी स्थायी होगी। ठीक है, तो संकुल यौगिकों का एक वर्ग प्रभावी परमाणुकरण नियम का पूर्ण रूप से पालन करता है। कौन सा है, धातु कार्बोनिल। ठीक है, अगर अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें, ठीक है, तो जो कार्बोनिल धातु कार्बोनिल होंगे वो इस रूल को पूर्णतः फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करें अपन NaCO4, FeCO5, Fe3CO12, FeCO4 का होल Cl2, MnCO5 और Br, ये कम्प्लीटली EN रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे संकुल भी हैं जिनमें EN नियम की पालना नहीं होती। ठीक है, अब एक्सेप्शन के तौर पर अगर अपन देखते हैं तो NiNH3 का होल 6+3 है, ये EN को फॉलो नहीं करते। जैसे कि नाइट निकल है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 28। ठीक है, +3 है तो 28 -3, तो निकल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 25। ठीक है, अब 6NH3 है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, टोटल 12। तो अगर अपन देखें तो सेंट्रल केंद्रीय धातु परमाणु के पास में, सेंट्रल मेटल एटम के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, 12 + 25 अर्थात 37। ये EN से ज़्यादा है। ठीक है, निकटवर्ती क्रिप्टॉन जैसा है लेकिन ज़्यादा हो गया। उसी प्रकार अगर अपन FeCN6+3 की बात करें, ठीक है, तो Fe कितने हैं, Fe+3 के अंदर 23, 6 CN डोनेट करें तो 12। ठीक है, तो 23 + 12 मतलब 35 क्रिप्टॉन से कम हुआ था, अक्रिय गैस से कम हो गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन द्वारा निकटवर्ती अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना एक आवश्यक शर्त न होकर केवल एक तथ्य मात्र है। ठीक है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ठीक है, केवल और केवल ये संजोग कह सकते हैं अपन कि जो धातु कार्बोनिल है वो अक्रिय गैस जैसा अष्टक प्राप्त कर लेती है। ठीक है, लेकिन यह कंटस्ट नहीं है या फिर ऑथेंटिक नहीं मान सकते अपन इसको। संकुल निर्माण के समय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कट गैस जैसा होने से अधिक महत्वपूर्ण उसकी आकृति सममित होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अष्टफलकीय, समता, वर्गाकार व चतुष्फलकीय आदि सममिति ज्यामिति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अपना है इस संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, कि किसी भी संकुल का स्थायित्व उसमें उपस्थित केंद्रीय धातु आयन तथा लिगैंड के मध्य बंध सामर्थ्य पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेंगे, मेटल और लिगैंड की स्टेबिलिटी पे। ठीक है, जितना बॉन्ड मेटल और लिगैंड का स्ट्रांग होगा उतने ही ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। ठीक है, तो मेटल लिगैंड बॉन्ड स्ट्रेंथ समानुपाती हैं किसके, स्थायित्व के। किसी संकुल के अ, केंद्रीय धातु आयन को धन बिंदु आवेश तथा लिगैंड को ऋण बिंदु आवेश माना गया है। ठीक है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम को तो पॉजिटिव सेंटर और लिगैंड को क्या नेगेटिव सेंटर अगर मानते हैं तो, अतः उनके मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होने से ML बंध का निर्माण होता है। साथ ही धातु आयन व लिगैंड के कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होने से क्या होता है, सहसंयोजक बंध भी बनता है। ठीक है, अतः वे सभी कारक जो धातु आयन व लिगैंड के मध्य आकर्षण बल को तथा अतिव्यापन को प्रभावित करते हैं, ठीक है, वो बंध सामर्थ्य को प्रभावित करेंगे। ठीक है, अर्थात संकुल के स्थायित्व को भी प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो संकुल के स्थायित्व को समझने के लिए देखते हैं कि इसमें एक कंडीशन बता रखी है कि अगर अपन सेंट्रल मेटल को पॉजिटिव चार्ज और लिगैंड को नेगेटिव चार्ज मान लें तो उनके बीच में क्या होगा, एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल का निर्माण होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स बनने का रीजन है। और अतः अगर अपन संकुल के प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो वे सभी कारक जो धनायन व लिगैंड के मध्य आकर्षण बल को तथा अतिव्यापन हाइपर कॉन्जुगेशन से जो मेटल और लिगैंड के बीच में फिनोमिना लगता है जिससे कि सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, उसको प्रभावित करने वाले सारे कारक हैं वो संकुल के
स्थायित्व पर करने वाले कारकों में शामिल होंगे। मुख्य कारकों की बात करें अगर अपन, तो धातु आयन से संबंधित कारक है, दूसरा लिगैंड से संबंधित कारक और तीसरे अन्य कारक हैं जो कि विलयन की प्रकृति, विलयन की पीएच और उप संयोजन मंडल के बाहर उपस्थित लिगैंड की। पहला अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं धातु आयन से संबंधित कारक। ठीक है, जो सेंट्रल मेटल एटम के कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, जिसमें पहला देखते हैं धातु आयन पर आवेश तथा आकार। कि संकुल में केंद्रीय धातु आयन के आवेश तथा उसका आकार भी स्थायित्व को प्रभावित करता है। ठीक है, केंद्रीय सेंट्रल मेटल के ऊपर जो चार्ज है, ठीक है, और जो उसका शेप है वो भी उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, कैसे कि अगर अपन आयनिक विभव फाई की बात करें, तो आयनिक विभव क्या होता है, धनायन पर आवेश अपॉन धनायन की त्रिज्या। ठीक है, या आकार। ठीक है, जब फाई का मान बढ़ता है तो फायंस के रूल के अकॉर्डिंग वह धनायन ऋण आवेशित लिगैंड को अधिक ध्रुवित करेगा। ठीक है, जिससे कि एम एल के मध्य आकर्षण बल बढ़ने से बंध सामर्थ्य में भी वृद्धि होगी, अतः संकुल के स्थायित्व में भी क्या होगी, वृद्धि होती है। ठीक है, अगर फाई का मान बढ़ेगा अर्थात शेप छोटा होगा, ठीक है, धनावेश का, तो फाई का मान बढ़ेगा, फाई का मान बढ़ेगा तो एम एल के बीच में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से वो कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल होगा। संक्रमण श्रेणी के किसी वर्ग से नीचे जाने पर उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होने लगती है। ठीक है, अतः उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी संकुल का निर्माण होता है। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था में किसी तत्व की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था द्वारा स्थायी संकुल बनता है, जैसे Fe+2 की अपेक्षा Fe+3 है जो कि स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपन Cu फर्स्ट की तुलना में Cu सेकेंड वाले संकुल की बात करें, तो जो Cu सेकेंड है वो ज़्यादा स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातु आयन पर आवेश बढ़ने से उनके संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। या अगर अपन किसी भी सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलें, ठीक है, तो क्या होगा, धातु आयन पर अगर चार्ज बढ़ेगा तो उनके इसके ऊपर स्थायित्व भी बढ़ेगा, जैसे Li+3 (B+2) और L+3। तो जैसे ही अपन लिथियम से एल्यूमिनियम की तरफ जाते हैं तो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ने के साथ साथ उसका धातु आयन का आकार घटता है, आकार घटेगा तो उसका स्थायित्व में वृद्धि होगी है, तो उसके संकुलों के द्वारा स्थायित्व बढ़ेगा। उसी प्रकार अगर अपन वर्ग की बात करें, ठीक है, कि वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जाए तो क्या होता है कि धातु आयन का आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, फाई का मान घटेगा। फाई का मान घटने से जो एम एल बॉन्डिंग है वो वीक होगी, दुर्बल होगी, और जो संकुल की जो स्थायित्व है वो घटता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, कि जो सेंट्रल मेटल एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे किसी भी धातु के स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। इस रीजन को अपन अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।